हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत अपघटन। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। काफी ही ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम। तो सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न की श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे बताना है कि जो श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उपचयन, बी ऑप्शन है यहाँ पे संयोजन, सी ऑप्शन है यहाँ पे अपचयन, डी ऑप्शन है यहाँ पे उष्माशोषी। तो यहाँ पे देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन में यहाँ पे ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी ऑक्सीजन जुटता है। तो जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी जो श्वसन यहाँ पे श्वसन कैसी अभिक्रिया होगी, तो श्वसन यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया होगी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हेमेटाइट होता है वो किस धातु का अयस्क होता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है यहाँ पे कैल्शियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे लोहा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट यहाँ पे लोहा का अयस्क है, और मैग्नेटाइट भी किसका अयस्क है, तो लोहा का ही अयस्क होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मानव का हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी मानव हृदय के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जितना भी हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, और ये आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पे कौन सा आवेश रहता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है यहाँ पे आवेशहीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई भी यहाँ पे आवेश नहीं होता है, वो आवेशहीन होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे होता है ऋण आवेश, और जो प्रोटॉन होता है उस पे क्या होता है, यहाँ पे धन आवेश। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि सिलिका क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिका क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका क्या है, ये एक उपधातु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। जो हमारा वायुमंडल है उसे कितने परतों में बांटा गया है आपको बताना है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया आपको बताना है। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और कौन सा बहिर्मंडल। ये होता है 5 भागों में इसे बांटा गया है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। यहाँ पे अपवर्तन पूछा है ये कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं। तो 2 ही नियम होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 ही होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन पूछे कि इसका नियम कितना होता है, तो 2 ही होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है यहाँ पे 26। तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहे की परमाणु संख्या यहाँ पे 26 होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। यहाँ पे बताना है कि जो मानव का नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में यहाँ पे उत्तल लेंस होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है। इसमें आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। ए ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है यहाँ पे सभी। तो वन भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सभी है वन, जल और कोयला, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे बताना है कि जो पराबैंगनी किरण होती है उससे मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डेंगू, डी ऑप्शन है यहाँ पे मलेरिया। तो पराबैंगनी किरण से मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा का कैंसर यहाँ पे उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो पराबैंगनी किरण होती है इसको कौन छानता है, तो इसे ओजोन परत जो होता है वो छानता है। और ओजोन परत को क्षय कौन कर रहा है, तो CFC गैस यहाँ पे क्षय पहुंचा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो क्या कर रहा है, ओजोन परत को यहाँ पे क्षय पहुंचा रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्निया। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो मानव का जो यहाँ पे रेटिना होता है इस पे क्या बनता है, यहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रेटिना बोलिए या दृष्टिपटल बोलिए, इस पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा बनता है और यहाँ पे छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है यहाँ पे 0। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछ सकता है प्रश्न कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है, तो 7 ही होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है चलन, डी ऑप्शन है यहाँ पे वातपोत्सर्जन। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो जो श्वसन की क्रिया है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है मिट्टी का, बी ऑप्शन है प्लास्टिक का, सी ऑप्शन है पानी का, डी ऑप्शन है यहाँ पे कांच का। तो लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। इसमें आपको बताना है कि कौन एक प्रबल अम्ल है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 ये क्या होता है, यहाँ पे प्रबल अम्ल होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो लैक्टिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे दही में पाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे अनंत। तो स्पष्ट देखने की यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछा है, तो न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहीं पे रहता प्रश्न की स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम कितना होगा, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि पुरुष लिंग गुणसूत्र होते हैं। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है XY, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष का यहाँ पे लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो XY होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन एक प्रबल अम्ल है। तो ये कौन सा प्रबल अम्ल है, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रबल अम्ल होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। काफी ही महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड, सी ऑप्शन है मैक्सवेल, डी ऑप्शन है यहाँ पे ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ये किए थे ओस्टर्ड ने, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ पे बताना है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन है वृषण में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है अंडाशय में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है। तो शुक्राणु का निर्माण यहाँ पे वृषण में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं। ए ऑप्शन है बेकिंग सोडा, बी ऑप्शन है धोने का सोडा, सी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, डी ऑप्शन है यहाँ पे अल्कोहल। तो जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए जल में हम लोग क्या मिलाते हैं, तो धोने का सोडा मिलाते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्त्रियां होती हैं उसमें अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है यहाँ पे 2, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या यहाँ पे 2 होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है यहाँ पे उभयोतल दर्पण। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ दे कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट, जिसे हम लोग अग्रदीप बोलते हैं हेडलाइट को, उसमें हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और साइड मिरर में किसका किया जाता है, पीछे की जो गाड़ियां आती है उसे देखने के लिए, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो हजामत बनाने में भी किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है।
ए ऑप्शन है 7 से अधिक, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 के बराबर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 14। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो हमेशा 7 से कम होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिसका भी पीएच का मान 7 से अधिक होगा वो कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि शरीर में प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, डी ऑप्शन है सभी को। तो शरीर में प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है, तो वो पीयूष ग्रंथि है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यहाँ पे आपको बताने हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए वही प्रश्न आ गया कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। जो मस्तिष्क होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, सी ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी ऑप्शन है सभी। तो जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए भी होता है, हृदय के स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ए ऑप्शन दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है यहाँ पे मोतियाबिंद। तो जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, तो उसे कौन सा दोष हम लोग बोलते हैं, तो मोतियाबिंद बोलते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष में जब किसी को हो जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अधातु है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन एक अधातु है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे कैल्शियम। तो निम्न में से कौन एक अधातु है, तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन होता है वो एक क्या होता है, अधातु होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा और ग्रेफाइट होता है किसका अप्रूप होता है, तो कार्बन का ही अप्रूप होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। ए ऑप्शन है रक्त का बहाव, बी ऑप्शन है रक्त में थक्का बनाना, सी ऑप्शन है रक्त की कमी करना, डी ऑप्शन है रक्त का संचय करना। तो यहाँ पे देखिए जो रक्त में प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, तो जब आपके उंगली कट जाता है किसी व्यक्ति के तो वहां से खून निकलता है, तो वो खून 2-3 मिनट के बाद वहां पे रक्त का थक्का बनने लगता है। तो वो थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। ए ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो ये किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कॉपर, बी ऑप्शन है यहाँ पे एजी यानी चांदी, सी ऑप्शन है यहाँ पे एल यानी एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे एफी यानी लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो जो चांदी होता है वो विद्युत का यहाँ पे सर्वोत्तम चालक होता है, यानी सबसे अच्छा चालक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए
38 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ए ऑप्शन है तांबे के यौगिक, बी ऑप्शन है लौह के यौगिक, सी ऑप्शन है लवण के यौगिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे चांदी के यौगिक। तो यहाँ पे देखिए लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लोहे के यौगिक बनाते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है ब्लू, डी ऑप्शन है यहाँ पे बैंगनी। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे देखिए लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो जो बैंगनी होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उभयधर्मी, डी ऑप्शन है यहाँ पे उदासीन। तो यहाँ पे देखिए धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है जाइगोट, डी ऑप्शन है यहाँ पे मधुमेह। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है यहाँ पे जाइगोट, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है बैंगनी। तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो जो बैंगनी रंग होता है इसका विचलन सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का विचलन कम होता है? तो जो लाल रंग होता है उसका विचलन यहाँ पे कम होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ए ऑप्शन है हाथ से चुनकर, बी ऑप्शन है निछालन द्वारा, सी ऑप्शन है फेन उत्प्लावन द्वारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे निस्तापन द्वारा। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होती हैं? जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो ये किसके कारण से दिखाई देती हैं? ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है फ्लोरीन, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे लौह अयस्क। तो यहाँ पे देखिए पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से दिखाई देती हैं? तो ये क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 45 नंबर प्रश्न की सोना निम्न में से किसमें घुलता है? ए ऑप्शन है अम्ल राज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अल्कोहल में। तो सोना निम्न में से किसमें घुलता है? तो सोना यहाँ पे अम्ल राज में घुलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है निःश्वासन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्यों को सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोश्वास कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? जो डायनेमो होती है उससे कैसी धारा प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, बी ऑप्शन है दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी डीसी करंट प्राप्त होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रत्यावर्ती धारा किससे प्राप्त होती है? तो विद्युत जनित्र से यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 48 नंबर की सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है जिसे खींचकर पतले से पतले तार बनाया जा सके। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं? ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है
यहाँ पे कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है यहाँ पे गिल्स से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो मछलियां गिल्स यानी गलफड़े से यहाँ पे श्वसन करती हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न के सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है लिथियम, बी ऑप्शन है हीरा, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे पोटेशियम। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है, ये आपको याद रखना है। और हीरा किसका अपरूप होता है, तो ये कार्बन का अपरूप होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि हीरा जो होता है वो सबसे यहाँ पे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपका छूट गया तो प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और ये रहा होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है यहाँ पे 17। जो भी ऑप्शन इसमें से आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।